हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड पूर्ण एग्जाम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का जो है बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट का सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर इसमें जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो PYQ जो हैं, पिछले वर्ष जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को हम सभी लोग यहाँ पर आप सभी लोगों को करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले अपने कई चैप्टर हम लोग करा चुके हैं, जैसे सेल बायोलॉजी या डाइजेस्टिव सिस्टम, विटामिन्स का। अगर आप सभी लोगों को देखना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा ब्लड का। ब्लड का जो टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ब्लड में लगभग में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका सभी का निचोड़ हमने तैयार कर लिया है। अब अगर आप सभी लोग इसको लास्ट तक देखेंगे तो इससे बाहर जो है RRB ग्रुप डी में, रेलवे में, इससे बाहर नहीं आ सकता है ब्लड से क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पहला है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्थियोलॉजी या इक्थियोलॉजी या साइटोलॉजी या हिमेटोलॉजी? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो आर्थियोलॉजी है, आर्थियोलॉजी, ये सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसको? सर्पों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को आर्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन को। किसके? मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं, मछलियों के अध्ययन। यहाँ पर जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी, यहाँ पर सेल यानी कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। किसके? कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को। ठीक। बाकी बचा एक ऑप्शन यहाँ पर हिमेटोलॉजी। तब जब ये तीनों ऑप्शन, सर्पों के अध्ययन आर्थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो है रक्त के अध्ययन को कहते हैं, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन सेकंड है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा अगर बढ़ता चला जाएगा तो वो क्षारीय होता चला जाएगा, और फिर अगर इसका मात्रा अगर जो घटता चला जाएगा तो वो अम्लीय होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो रक्त का पीएच मान पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, रक्त का पीएच मान क्या होगा? ऑप्शन है 6.8 पीएच या 7.4 पीएच या 1 पीएच या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप सभी लोग पीएच स्केल देख रहे होंगे, ये 0 से लगाकर 14, मतलब 0 से लगाकर 14 तक है। यहाँ पर एक पूरा स्केल, अगर पीएच जो पैमाना है वो 0 से लगाकर 14 तक है। यहाँ पर जो 7 है, 7 जिसका पीएच मान होता है वो चाहे जो पदार्थ हो, क्या होता है? न्यूट्रल, जैसे पानी। ठीक। उसके बाद में 7 से अगर इस साइड में, अगर 7 से मतलब 6 या 5 या 4, यानी इस साइड में अगर पीएच मान होता है तो जितना इस साइड में इधर चलता चला आएगा वो उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। जैसे यहाँ पर एक पीएच मान किसका होता है? स्टमक का, हाईली एसिडिक होता है। यहाँ पर अगर इधर 7 से इधर अगर जाएगा, अगर इधर, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा, बेसिक होगा, मतलब वो क्षारीय होगा। तो इसी तरह से जो रक्त का जो पीएच मान है क्या है? 7.4 पीएच। तो यहाँ पर 7.4 पीएच कहाँ आएगा? यहाँ 7 पर न्यूट्रल है, उसके बाद में 7.4 कुछ यहाँ पर आएगा। कहाँ पर? यहाँ पर। यानी जो हमारे रक्त का जो है, रक्त का माध्यम कैसा है? बेस है, बेसिक है, मतलब क्षारीय है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 पीएच। लेकिन रक्त, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो रक्त का कैसा मतलब माध्यम होता है, अम्लीय या क्षारीय? तो रक्त एक क्षारीय माध्यम का होता है यहाँ पर, क्योंकि इसका पीएच मान होता है 7.4 पीएच होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्लाज्मा या रुधिराणु यानी ब्लड कार्सेल्स, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, ये ब्लड में दो कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। जो ब्लड होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है? ब्लड कार्सेल्स। ब्लड कार्प सेल्स, मतलब एक प्लाज्मा, एक रुधिर कणिका। यहाँ पर जो ब्लड में जो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है, देखा जाए ब्लड प्लाज्मा का जो मात्रा होता है एक 60% करीब में होता है,
और यहाँ पर जो ब्लड कार्सेल्स होता है, इस ब्लड जो कार्सेल्स में इसी में जो है WBC, RBC और फिर यहाँ पर जो प्लेटलेट्स होता है, इसी जो ब्लड कार्सेल्स का है इसी का भाग है। यहाँ पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो ब्लड का 60% हिस्सा है, तो इसमें जो 60% हिस्सा में लगभग में 90 से 91% तक क्या पाया जाता है, वाटर, बाकी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में लगभग में 90 से 91% तक वाटर यानी पानी पाया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रुधिर कणिका है, ब्लड कार्सेल्स है, इसमें WBC, RBC एवं प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसमें से सबसे अधिक मात्रा जो होता है RBC का होता है। RBC का इसमें सबसे अधिक मात्रा होता है। तो यहाँ पर रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो प्लाज्मा भी पाया जाता है और रुधिराणु भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, A और B दोनों होगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत हिस्सा है। फिर वही क्वेश्चन आ चुका है कि जो प्लाज्मा है रक्त का कितना % हिस्सा है, 50% या 60% या 90% या 7%। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा रक्त का कितना % हिस्सा है, 60%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो प्लाज्मा में है, प्लाज्मा में जल का कितना % हिस्सा है, 60% में, मतलब प्लाज्मा में जल का 90 से 91% हिस्सा किसका है, जल का, बाकी अन्य प्रोटीन हार्मोन्स का है। फिर उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्लाज्मा में से, मतलब जो ब्लड में जो 60% प्लाज्मा का हिस्सा होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को बाहर कर दिया जाता है। प्लाज्मा में जैसे हमने बताया कि प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है, फिर उसके बाद में बाकी जो अन्य प्रोटीन है उसमें पाए जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये भी पाया जाता है इसमें प्लाज्मा में। लेकिन जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तब बचे हुए प्लाज्मा को क्या कहते हैं, रुधिराणु या सीरम या हार्मोन्स या इनमें से कोई नहीं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन को निकाल दिया जाता है, तब जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है RBC यानी रेड ब्लड कार्सेल्स, लाल रक्त कण का अन्य नाम होगा। मतलब यहाँ पर पूछा है RBC का अन्य नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट या थ्रोम्बोसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो जो RBC का जो है अन्य नाम क्या होगा, इरेथ्रोसाइट। क्या होगा, इरेथ्रोसाइट। ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट इसका किसका नाम है, ये ल्यूकोसाइट WBC का जो है ल्यूकोसाइट यानी वैज्ञानिक जो नाम है ल्यूकोसाइट, ये WBC का है। ठीक, यहाँ पर यानी थ्रोम्बोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है, प्लेटलेट्स का। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किस स्तनधारी के RBC में केंद्रक पाया जाता है, किस स्तनधारी के RBC में केंद्रक पाया जाता है। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता दिया, यहाँ पर एक बार फिर देख लें। जैसे मान लो ये ब्लड है, ठीक, ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा 60% भाग है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है रुधिराणु जो है, रुधिराणु में RBC होता है, RBC, फिर WBC, फिर प्लेटलेट्स। ठीक, तो यहाँ पर जो RBC होता है, RBC जो सर्वाधिक मात्रा में होता है किसमें, रुधिराणु में RBC सर्वाधिक मात्रा में होता है। लेकिन जो RBC मनुष्य में पाया जाता है और अन्य जितने भी जीव जंतु में पाया जाता है, उसमें बिना न्यूक्लियस का होता है। क्या होता है, बिना न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन इसके अपवाद भी हैं। यहाँ पर जो लामा एवं ऊंट है, इसके जो ब्लड में जो होता है, इसके RBC में, यहाँ पर मान लो ये RBC है, तो इसके RBC में क्या पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित रहता है। क्या, केंद्रक। बाकी जितने भी जीव हैं उनके जीव में केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो ये जो है RBC में केंद्रक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लामा एवं ऊंट दोनों में, B और C। ये ऑप्शन नंबर D सही होगा। ये अपवाद भी है, लामा एवं ऊंट, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी
जीव के आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्सेल्स की है? कौन सी विशेषता आरबीसी की है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर ये, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लामा एवं ऊंट को छोड़कर। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हाँ, ये भी सही है। आप सभी लोग बोन मेरो देख रहे होंगे, इसका निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो में। यहाँ पर बोन मेरो से ही रेड ब्लड सेल्स का और व्हाइट ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स का, इन तीनों का निर्माण जो होता है कहाँ पर होता है? बोन मेरो में। ठीक, यहाँ पर ये भी हमारा सही है। इसका जीवन काल, मतलब किसका? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। तो आरबीसी का जीवन काल भी 120 दिन का होता है। यानी जो ऑप्शन डी है ये सभी, तो आरबीसी की जो है ये तीनों विशेषताएं हैं, ये आरबीसी की तीनों विशेषताएं, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? अस्थि मज्जा को, या यकृत को, या प्लीहा को, या बी और सी दोनों को? तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया कि आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी और प्लेटलेट्स का भी। लेकिन इसका जो है, इसका आरबीसी का कब्र यानी आरबीसी कहाँ पर, आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आरबीसी जो है प्लीहा और यकृत, यहाँ पर जो है आरबीसी को, आरबीसी नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। कहाँ पर? यकृत और प्लीहा में। आप सभी लोग फिगर में देख रहे होंगे, ये स्प्लीन प्लीहा का फिगर है। तो यहाँ पर जो है आरबीसी, और यहाँ पर आरबीसी का जो है नष्ट हो जाता है यकृत और प्लीहा में। तो यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्वेश्चन 10 है, रक्त का लाल रंग लाल क्यों होता है? यहाँ पर तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं कि रक्त का जो है रंग है लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, या हीम के कारण, या ग्लोबिन के कारण, या आयरन के कारण? तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग अभी तक सुनते चले आए हैं, लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं पूछा गया है। जैसे आप सभी लोग ये सुनते चले आए होंगे कि जो रक्त का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन में भी यहाँ पर दो ऑप्शन सेट है, एक हीम है, एक ग्लोबिन है। तो अगर ये दो ऑप्शन नहीं होता तो आप सभी लोग का हीमोग्लोबिन ही सही होता है। लेकिन जब ये दो ऑप्शन है तो यहाँ पर हीम और ग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ हीम एक रंजक यानी डाई है, रंजक पदार्थ है। क्या है? रंजक पदार्थ है। और यहाँ पर जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है। तो प्रोटीन से तो कोई रंग का निर्माण होगा नहीं, यहाँ पर जो रंजक पदार्थ के कारण ही रंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो रक्त में जो होता है हीम, हीम एक रंजक पदार्थ है, इसी के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य विशेषता क्या है? हीमोग्लोबिन का जो मुख्य विशेषता क्या है? इसमें लौह यौगिक होमोटीन पाया जाता है। ऑप्शन बी है, शरीर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है ये, या इसकी जो कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, या ये सभी। तो जब हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया भी हो जाता है। और इसकी एक विशेषता यह है कि अगर इसकी अनुपस्थिति हो जाए, मतलब अगर इसकी संख्या कम हो जाती है तो हमारा सांस भी फूलने लगता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आदान प्रदान भी करता है। तो ये भी सही है। और इसमें जो लौह यौगिक एक होता है हिमेटिन, ये भी पाया जाता है। तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन नंबर डी है ये सभी हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्सेल्स, या जिसे ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिनों तक होता है। 120 दिन के बाद वो नष्ट होकर फिर क्या होता है, वो बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो श्वेत रक्त कणिका जो है इसका कार्यकाल, मतलब जीवन काल कितने दिनों तक होता है? 3 दिन, या 10 से 12 दिन, या 1 महीने, या 3 महीना? तो आरबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्सेल्स का जो जीवन काल है ये 10 से 12 दिन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण की विशेषता है, मतलब डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्सेल्स की विशेषता क्या है? केंद्र की उपस्थिति, या इसका निर्माण अस्थि मज्जा तथा लिम्फ या नोड में होता है, या शरीर
को रोगों के संक्रमण से बचाता है या इनमें से सभी? तो यहाँ पर जो WBC होगा, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि RBC में कोई केंद्रक नहीं होता था, ऊंट और लामा को छोड़ दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो WBC है, WBC RBC से साइज में बड़ा भी होता है और इसमें केंद्रक की भी उपस्थिति होती है। क्या इसमें केंद्र की उपस्थिति होती है? और इसका जो निर्माण है, इसका भी निर्माण अस्थिमज्जा और अस्थिमज्जा के अलावा लिम्फ तथा नोड में होता है। और ये जो है जो WBC है, ये शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, क्योंकि जो यहाँ पर WBC है ये दो टाइप का होता है अपने ग्रेन्यूल के आधार पर। एक होता है ये ग्रेन्यूलर, एक होता है ग्रेन्यूलर। तो यहाँ पर जो होता है ये WBC के जैसे भी प्रकार हैं, जैसे लिम्फोसाइट, यहाँ पर लिम्फोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। तो यहाँ पर इसके भी टाइप होते हैं। तो ये इसी के कारण जो है इसमें जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो भी निकलते हैं और कुछ एंटीबॉडी जो पदार्थ होते हैं वो भी इसमें इसका सिक्रीशन होता है। इसलिए क्या होता है, ये हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी, मतलब ये सभी सही हैं। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 था ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का निम्न में से कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है प्लेटलेट्स का कौन सी विशेषता नहीं है। यह प्लाज्मा में पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स? तो हाँ, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये इसका ऑप्शन बी है, इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो हाँ, ये प्लेटलेट्स जो होता है ये इसका जो मुख्य कार्य होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। केंद्रक नहीं होता है तथा अस्थिमज्जा में निर्माण होता है। हाँ, ये भी सही है। तो ये तो तीनों सही है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। लेकिन इसका जो जीवन काल है 120 दिनों तक नहीं होता है। इसका जो जीवन काल है ये 8 से 10 दिनों तक होता है। कितने? 8 से 10 दिनों तक। यानी जो ऑप्शन में पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो यही जो ऑप्शन डी है ये विशेषता नहीं है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन है या रेनिन है या फाइब्रिनोजन है या इनमें से कोई नहीं? ये रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन 15 का क्या हो जाएगा? रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन सी, फाइब्रिनोजन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज किसने की? मतलब मनुष्य के रुधिर वर्ग की खोज किसने की? अरस्तु ने या रॉबर्ट हुक ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने या लैमार्क ने? तो मनुष्य के जो रुधिर वर्ग की खोज है किसने की थी? अरस्तु ने तो की नहीं थी। यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने नहीं की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक। लैमार्क यहाँ विकासवाद सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद में जो यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर हैं ये रुधिर वर्ग की खोज की। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वदाता रक्त समूह है? सर्वदाता मतलब जो सबको अपना रक्त दे दे। ठीक, यहाँ पर रक्त समूह ये भी या रक्त समूह वो या रक्त समूह ये या रक्त समूह बी। तो जो सर्वदाता रक्त समूह है और रक्त समूह वो होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो ये रक्त समूह ये भी है ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब सबसे जो रक्त ले सकता है, सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्ट या दिल के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी या कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी या कैलोलॉजी? तो जो हार्ट के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। यहाँ पर हेमेटोलॉजी है, ब्लड के अध्ययन को कहते हैं। किसको? ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या? हेमेटोलॉजी। यहाँ पर जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी स्वप्नों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। और यहाँ पर जो कैलोलॉजी है, कैलोलॉजी सौंदर्य, सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार जो है पेपर में पूछे जाते हैं, आप सभी लोगों को ध्यान रखना होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तनधारी वर्ग और पक्षी वर्ग में हार्ट यानी हृदय कितने चैम्बर का होता है? यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन ये 2 है या 3 या 4 या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो स्तनधारी वर्ग हैं और पक्षी वर्ग हैं, इनके हार्ट में जो होता है 4 चैम्बर होता है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते होंगे, एक चैम्बर तो ये है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर एक एक चैम्बर, ये एक दूसरा, ये तीसरा ये चैम्बर और चौथा ये चैम्बर। कुल मिलाकर देखा जाए स्तनधारी और पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। एक राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एक लेफ्ट एट्रियम, एक राइट एट्रियम होता है। इस तरह से जो है 4 चैम्बर होते हैं। और उसके बाद में देखा जाए इसमें जो ऊपरी इसकी जो संरचना है, ऊपरी इसको जो कवर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। और फिर इसमें देखा जाए तो यहाँ पर ये जो बीच में जो अलग करता है इसको, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को, इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह से जो यहाँ पर है इसके पीछे है, इसके पल्मोनरी आर्टरी के इसके पीछे है राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से जो अलग करता है, उसे इंटर एट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है। फिर यहाँ पर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन सी से होगा कि स्तनधारी में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, यहाँ पर पेरिकार्डियम, यहाँ पर पेरिकार्डियम किसका आवरण होता है, हार्ट का, हृदय का, या यकृत का, या अग्न्याशय का, या आमाशय का। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया कि जो हार्ट के जो आवरण हैं हार्ट के, इसे ही क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हार्ट यानी पेरिकार्डियम जो है हृदय का आवरण होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनो आरिकुलर नोड, यानी या एसए नोड इसे कहा जाता है, एसए नोड, या जिसे पेस मेकर कहते हैं। ये उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है, ऑप्शन ये है अग्न्याशय या हृदय या यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइनो एरिकुलर नोड होता है यानी पेसमेकर, जो हृदय को धड़कने में सहायता प्रदान करता है, हृदय को धड़काता है, तो ये जो हमारा पेसमेकर है ये किसमें उपस्थित होता है, हृदय में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है, या संयोजी ऊतक है, या उपरोक्त में से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव का जो रक्त है एक क्या है, ऊतक है। क्योंकि ऊतक किसे कहते हैं, जब कई सेल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, ऊतक। तो ये जो ब्लड भी है ये क्या है, ऊतक है। क्यों ऊतक है, क्योंकि इसमें कई टाइप के सेल होते हैं, जैसे WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जब ये कई टाइप के जब सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। इसलिए हमारा जो रक्त है क्या है, एक ऊतक ही है। तो यहाँ पर एक कैसा ऊतक है, ये तरल है, तो इसलिए क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन, या जिसे लोहा कहते हैं, मैग्नीशियम, या एल्यूमिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त में जो होता है मुख्यतः क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ पर होता है। जैसे कि जब वैक्स में RBC का जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है, और नष्ट होता है जाके कहाँ पर, यहाँ पर यकृत और स्प्लीन में, प्लीहा में। उसी तरह से लेकिन इसका पूरा अपोजिट होता है, भ्रूण अवस्था में RBC का जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, यहाँ पर यकृत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर, यानी RH फैक्टर, रिसस फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, कार्ल लैंडस्टेनर ने, या हॉपकिंस ने, या गोल्डस्टीन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो RH फैक्टर की खोज जो है कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 26 है स्वास्थ्य मनुष्य का जो रक्तदाब है यानी जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो कितना होता है। 100 से 90 mmHg, या 120 से 80 mmHg, या 120 से 90 mmHg, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वास्थ्य है जो मनुष्य का है रक्तदाब यानी BP जो होता है, जब मेजरमेंट होता है तो उसमें 120 से 80 mmHg होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त हमारे शरीर में नहीं जमता है? किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त हमारे शरीर में नहीं जमता है? तो यहाँ पर एक प्रोटीन होता है हिपैरिन प्रोटीन। हिपैरिन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त हमारे शरीर में नहीं जमता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये सीरम। सीरम तो आप सभी लोग जानते होंगे, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए बाकी बचे हुए पार्ट को क्या कहते हैं? सीरम। आरबीसी होगा या डब्ल्यूबीसी? यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा सही। क्वेश्चन नंबर 28 है, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? फाइदोमीटर के द्वारा या अमीटर के द्वारा या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो जो आरबीसी की संख्या है यहाँ पर हीमो जो है हीमोसाइटोमीटर इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है कि कितनी आरबीसी मनुष्य के कोशिका में उपस्थित है। यहाँ पर फाइदोमीटर समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? हीमोसाइट या बिलिरुबिन या ग्लोबुलिन या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है यहाँ पर किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। जब आरबीसी जब नष्ट होता है 120 दिन के बाद तो किसमें कन्वर्ट होता है? बिलिरुबिन जो प्लाज्मा में आता है जिसे क्या कहते हैं? बिलिरुबिन कहते हैं, इसलिए इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। कई बार ये भी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि प्लाज्मा किस रंग का होता है? तो ये पीला रंग का होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? कार्निया या हृदय या लीवर या फुफ्फुस? तो इसमें जो मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर का सभी पार्ट में जो है रक्त पाया जाता है, लेकिन एक यहाँ पर जो आंख का भाग है, आंख का भाग कार्निया है, कार्निया में जो रक्त नहीं पाया जाता है। क्या? ऑप्शन नंबर ये हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायग्नोसिस ये तो होगा नहीं। उपचार को कहते हैं डायलिसिस या हिमोलिसिस या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि डायग्नोसिस उपचार को कहते हैं। यहाँ पर डायलिसिस होगा या हिमोलिसिस होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है डायलिसिस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायलिसिस के द्वारा जो क्या होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोमिया या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? जब मनुष्य के रक्त में जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तब इसे क्या कहते हैं हम लोग? ल्यूकोपीनिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जब ल्यूकोमिया इसे क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। जब हमारे रक्त में, जब मनुष्य के रक्त में जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा जब बढ़ जाती है तब इसे क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी या आरबीसी या प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो जो मानव रक्त की जो सबसे बड़ी कोशिका है क्या है? डब्ल्यूबीसी। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ये साइज में भी बड़ा होता है किससे? आरबीसी और प्लेटलेट से। और इसका साइज कैसा होता है? अमीबॉइड शेप होता है, अमीबा के शेप का। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, आरबीसी में अनुपस्थित होता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर में रोगों को संक्रमण से बचाता है। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, काकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सफेद या लाल या काला या नीला? तो यहाँ पर काकरोच का जो रक्त होता है ये कैसा होता है? सफेद होता है। क्या? कैसा? सफेद होता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस का रक्त का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 है, एंटीजन और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन? एक एंटीजन ये, एक एंटीजन बी। इसी तरह से एक एंटीबॉडी ये, एक एंटीबॉडी बी। तो इस तरह से जो था हमारा क्वेश्चन, जो 36 क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो चुका है। और इससे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमने आप सभी लोगों को करा दिया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।